इमेजिन करो एक लड़की जो कि मात्र 15 साल की उम्र में एक्टिंग करना शुरू कर देती है और 20 तक आते आते वो साउथ फिल्म इंडस्ट्री पर रूल करने लग जाती है। इसके बाद में वो बॉलीवुड में भी एंट्री मारती है और वहाँ पर उसकी पहली मूवी बॉलीवुड की ऐसी मूवी बनती है जिसने 100 करोड़ का कलेक्शन किया हो। वो इंडस्ट्री में अपने पीक पर चल रही होती है, लेकिन अचानक से एक रात को बिना कोई एक्सप्लेनेशन के एकदम साइलेंटली वो फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ देती है। ये स्टोरी है एक ऐसे सुपरस्टार की जिसको आज की जनरेशन तो बिल्कुल भूल चुकी है, लेकिन उनके जो मिलियंस ऑफ फैंस है उनके दिलों में आज भी उनका राज है। आज हम बात करने वाले हैं असीन के बारे में। असीन का जन्म 1985 में कोच्चि केरला में हुआ था। उनकी फैमिली काफी ज्यादा एजुकेटेड है। उनकी जो मदर है वो एक सर्जन है और उनके पिताजी एक एक्स सीबीआई ऑफिसर थे, लेकिन बाद में वो अपना एक खुद का बिजनेस चालू कर लेते हैं। असीन जो ये नाम है उनके फादर ने ही उनका रखा था। असीन में जो अ आता है वो संस्कृत से लिया गया था जिसका मतलब होता है विदाउट, और सिन लिया गया है इंग्लिश से जिसका मतलब होता है पाप, और इससे असीन का मतलब हो गया पाप से मुक्त या पाप के बिना। असीन की अगर एजुकेशन की बात करें तो उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में ग्रेजुएशन की है, लेकिन उनका जो दिल था वो हमेशा से ही एक्टिंग में ही रुचि रखता था और इसीलिए उन्होंने पढ़ाई के साथ में एक्टिंग करना भी शुरू कर दिया था। उनकी जो करियर की शुरुआत है वो 2001 में हुई थी जब वो मात्र 15 साल की थी। उस समय एक बीपीएल नाम से फोन आता था और उसके एडवर्टाइजमेंट में वो पहली बार फीचर हुई थी, जिसके बाद में इसी साल उनकी पहली मूवी का ऑफर भी उनके लिए आ जाता है। वो एक मलयालम फिल्म थी जिसका नाम था नरेंद्रन माकन जयकंठन वाका, लेकिन ये फिल्म उस समय फ्लॉप हो गई थी और असीन को इससे कोई ज्यादा बड़ा नाम नहीं मिला था। ये मूवी फ्लॉप होने के बाद में असीन एक साल तक कोई भी काम नहीं करती है और अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करने में लग जाती है। एक साल बाद में यानी 2003 में उनको एक तेलुगु फिल्म से ऑफर आता है जिसके लीड रोल में रवि तेजा होते हैं, और ये फिल्म काफी ज्यादा हिट हुई थी जिसके लिए असीन को अपना पहला अवार्ड भी मिला था जो कि था बेस्ट एक्ट्रेस इन तेलुगु। मूवी हिट होने के बाद में इसी साल उनको एक दूसरी तेलुगु फिल्म भी ऑफर होती है जिसका नाम था शिवामणि, और इसके मेन लीड रोल में थे नागार्जुन। ये फिल्म भी काफी ज्यादा हिट हुई थी जिसके लिए असीन को उनका सेकंड अवार्ड भी मिलता है जो कि था संतोषम बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड, और इस समय असीन एक राइजन स्टार बन चुकी थी। फिर 2005 में उनकी एक फिल्म आती है बाय द नेम ऑफ चक्रम, और इसमें वो प्रभास के साथ में काम करती है, लेकिन ये फिल्म उस समय बॉक्स ऑफिस पर बहुत बुरी तरह से पिट गई थी, लेकिन फिर भी असीन को फिल्म में मिलना बिल्कुल भी कम नहीं हुई थी। इसी साल उनकी एक फिल्म और आती है बाय द नेम ऑफ गजनी, और ये फिल्म हिट ही नहीं हुई थी बल्कि इसने असीन को बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड भी दिलवा दिया था। अब इसके बाद में असीन का नाम साउथ की बड़ी एक्ट्रेस में लिया जाने लगा था, लेकिन असीन यहीं तक सीमित नहीं रहने वाली थी बल्कि उसको बॉलीवुड में भी अपना करियर बनाना था, और इस सपना उनका जल्द ही पूरा भी होने वाला था क्योंकि गजनी मूवी साउथ में बहुत ज्यादा हिट हो गई थी, इसीलिए बॉलीवुड इसका रीमेक बनाने वाला था। लीड एक्टर में आमिर खान होने वाले थे और लीड एक्ट्रेस में असीन को फिर से लिया गया क्योंकि इस मूवी में एक किरदार है कल्पना सेठी नाम से जो कि असीन ने ओरिजिनल मूवी में बड़े ब्रिलियंटली तरीके से निभाया था, और इसीलिए प्रोड्यूसर्स चाहते थे कि असीन फिर से इसी मूवी में काम करे। इसके बाद में जब ये फिल्म रिलीज हुई तो एक हिस्ट्री क्रिएट कर देती है और ये फिल्म बिकेम द हाईएस्ट ग्रोसिंग बॉलीवुड फिल्म ऑफ द ईयर बन जाती है। इस फिल्म ने उस समय बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ का कलेक्शन किया था जो कि अभी तक कोई भी मूवी नहीं कर पाई थी। इसके बाद में असीन को बॉलीवुड में पहला अवार्ड भी मिलता है जो कि था फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट फीमेल डेब्यू। इनिशियल में इतनी बड़ी सक्सेस मिलने के बाद में असीन बॉलीवुड के टॉप एक्ट्रेसेस में शामिल हो जाती है। उस समय उनका एक अलग ही फैन बेस बन जाता है। फिर 2009 में वो बॉलीवुड की एक और फिल्म करती है बाय द नेम ऑफ लंदन ड्रीम्स, और इस फिल्म में मेल लीड रोल में सलमान खान और अजय देवगन होते हैं। हालांकि ये फिल्म बहुत बुरी तरह से पिट गई थी। अब ऐसा नहीं है कि असीन सिर्फ बॉलीवुड फिल्में ही कर रही थी, उनकी साइड में साउथ की फिल्में भी रिलीज हो रही थी, और इसीलिए 2009 में उनको द कलाईमणि अवार्ड मिलता है जो कि तमिलनाडु का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। और एक बहुत बड़ी बात है कि एक एक्ट्रेस को ये अवार्ड मिला। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अब एक दिक्कत आने वाली थी। तो होता ही है कि असीन और सलमान खान एक बार फिर से यूनाइटेड होते हैं फॉर द फिल्म रेडी, जिसके अंदर असीन को एक एनआरआई गर्ल का रोल मिलता है। आपने भी शायद से ये मूवी देखी होगी। तो 2010 के अंदर रेडी फिल्म की शूटिंग हो रही थी और इसी दौरान ये रूमर्स फैलने लगे कि असीन सलमान खान के साथ में डेट कर रही है, लेकिन बात जब आगे बढ़ने लगी तो असीन ने इन रूमर्स को बिल्कुल डिसमिस कर दिया कि हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके बाद में जब ये बात शांत हुई तो असीन एक और बड़ी कंट्रोवर्सी में फंस जाती है। तो वह यूं कि रेडी फिल्म की कुछ शूटिंग पहले मॉरिशस में होने वाली थी, लेकिन सलमान खान के कहने पर बाद में श्रीलंका शिफ्ट कर दी जाती है। लेकिन उस टाइम पर तमिलनाडु में तमिल ग्रुप श्रीलंका गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे ड्यू टू डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन तमिल्स इन श्रीलंका। इसके चलते साउथ इंडियन आर्टिस्ट एसोसिएशन ने
इसके खिलाफ आवाज उठाने का सोचा। तो होता ये कि उस साल आईफा अवार्ड भी श्रीलंका में होने वाला था। तो एसोसिएशन ने कहा कि जो भी एक्ट्रेस आईफा अवार्ड्स के लिए श्रीलंका जाएंगे उनको साउथ इंडस्ट्री से परमानेंटली बैन कर दिया जाएगा और उनकी फिल्म भी हम वहाँ श्रीलंका में रिलीज नहीं होने देंगे। तो उस टाइम पर आईफा के जो ब्रांड एम्बेसडर थे वो अमिताभ बच्चन थे, लेकिन वो भी इन सब प्रोटेस्ट की वजह से श्रीलंका जाने से मना कर देते हैं। अब आईफा अवार्ड इस चीज के लिए शाहरुख खान को अप्रोच करते हैं, लेकिन शाहरुख खान भी इस चीज के लिए मना कर देते हैं। अब इसके बाद में आईफा वाले सलमान खान को अप्रोच करते हैं और सलमान खान इस चीज के लिए हाँ कर देते हैं। अब इसके चलते तो सलमान खान को साउथ से बैन कर दिया जाता है, लेकिन असिन उस फिल्म की कोई एक्ट्रेस थी तो उससे भी श्रीलंका जाना पड़ा था ड्यू टू शूटिंग। तो इससे हुआ यूं कि एसोसिएशन ये डिमांड रखने लगा कि असिन को भी साउथ से बैन कर दिया जाएगा। इसके ऊपर असिन ने जवाब दिया कि ये जो लोकेशन चेंज होने वाली बात थी ये उसको पता नहीं थी, क्योंकि इनिशियल में शूटिंग मॉरिशस में होने वाली थी। अब इसी साल उनकी एक तमिल फिल्म कलवन भी आने वाली थी, लेकिन इन सब कंट्रोवर्सीज की वजह से उस फिल्म को अगले साल यानी 2011 में रिलीज करनी पड़ी थी। और ये फिल्म असिन की साउथ इंडस्ट्री की लास्ट फिल्म थी। इसके बाद में वो फुल फोकस बॉलीवुड में करने लगी थी, क्योंकि बाद में शायद से असिन को साउथ फिल्म इंडस्ट्री से फिल्में मिलना बंद हो गई थी। अब आ जाता है 2012, असिन की एक और मूवी हाउसफुल 2 रिलीज होने वाली थी और उसी टाइम पर उनकी मुलाकात राहुल शर्मा से होती है। राहुल माइक्रोमैक्स के को फाउंडर है और उनका प्राइवेट जेट था जिसमें असिन और अक्षय कुमार बांग्लादेश जा रहे थे अपनी फिल्म प्रमोशन के लिए। जो इवेंट बांग्लादेश में होने वाला था वो राहुल ने ही ऑर्गेनाइज करवाया था और राहुल भी उस टाइम पर प्लेन में ही थे और ये बातें उस टाइम पर असिन को नहीं पता थी कि राहुल कौन है और कितने बड़े बंदे हैं। असिन को राहुल बड़े सिंपल इंसान लगे थे। बाद में जब असिन को पता चला कि ये इतने बड़े इंसान है तो असिन बड़ी शौक हुई कि इतना बड़ा आदमी इतना सिंपल कैसे हो सकता है, और इससे असिन राहुल से बहुत इंप्रेस हुई। इसके बाद में असिन और राहुल एक दूसरे को डेट करने लग जाते हैं। हालांकि वो अभी भी फिल्मों में काम कर रही थी, उनकी कुछ और फिल्में भी आई थी जैसे कि बोल बच्चन, खिलाड़ी 786 और फिर 2015 में उनकी लास्ट फिल्म ऑल इज वेल आती है, जो कि एक बहुत बड़ी फ्लॉप हुई थी। जिसके बाद में असिन फिल्मों से एक तरह से ब्रेक ले लेती है और 2016 में वो राहुल से शादी कर लेती है और 2017 में उनकी बेटी आर्यन हुई। लेकिन शादी के बाद में असिन ने इंडस्ट्री से कम्प्लीटली ब्रेक ले लिया, जिसके बाद में वो अब तक वापस नहीं आई है। असिन ने कभी भी ऑफिशियली रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट नहीं किया है, लेकिन आज 10 साल हो चुके हैं और वो किसी भी फिल्म या प्रोजेक्ट में नजर नहीं आई है। सोशल मीडिया पर भी वो बहुत कम एक्टिव रहती है। उनकी लास्ट 4 पोस्ट सिर्फ उनकी बेटी के बर्थडे की है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक असिन और राहुल के बीच डाइवोर्स की बातें चल रही थी, लेकिन बाद में असिन ने इन रूमर्स को बिल्कुल बेसलेस बताया। हो सकता है वो अपनी लाइफ को प्रायोरिटीज दे रही हो या शायद कुछ एक परफेक्ट कमबैक का वेट कर रही हो। लेकिन एक बात तो क्लियर है कि असिन अपनी जिंदगी अपने टर्म्स पर जीती है। वो ना तो इंडस्ट्री के प्रेशर में आई और ना ही कोई कंट्रोवर्सीज में फंसी, बस अपनी मर्जी से आई और अपनी मर्जी से ही चली गई। एंड दैट्स अबाउट द असिन। थैंक यू।